हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मायू अकेडमी में। मैं महिमा आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ इस चैनल पे। जो बच्चे मुझे जानते हैं वो जानते होंगे मैं बीएससी नर्सिंग की तैयारी कराती हूँ, कंपटीशन लेवल की भी तैयारी कराती हूँ, और जो बच्चे बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं प्रेजेंट में उनके लिए भी हेल्पफुल वीडियोस बनाती हूँ। मैंने इस वीडियोस के अंतर्गत मैंने पीआर यादव के एमसीक्यूज को सॉल्व करवाया है। ये वो एमसीक्यूज है जो मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाया था। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको वीडियो सीपीआर पर बनाया था, जिसके अंतर्गत मैंने सीपीआर में सारे टॉपिक्स आपको क्लियर करा दिए गए थे। अब मैं इसके एमसीक्यूज करा रही हूँ, तो जो बच्चे कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं वो तो इस वीडियो को जरूर से देखें, और जो बच्चे बीएससी नर्सिंग या जीएनएम के छात्र या छात्राएं हैं वो बच्चे भी इस वीडियो को देख लें, ताकि उनको आगे आने वाले फील्ड में कोई भी परेशानी ना हो। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए हम शुरू करते हैं। विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। मेरे चैनल का लोगो है, इस चैनल को जरूर से फॉलो करिए। मायू अकेडमी एम्पावरिंग फ्यूचर माइंड्स। हम सॉल्व करने वाले हैं पीआर यादव के एमसीक्यूज जो कि सीपीआर से रिलेटेड को रिलेटेड है। सीपीआर सीपीआर होता है कार्डियो पल्मोनरी रिसब्सिटेशन। एमसीक्यू सॉल्व कराने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहती हूँ कि मैं इस पूरे का जो है वो मैं पहले भी आप लोगों को करा चुकी हूँ थ्योरी में। एक सेकंड बच्चों रुकना। हाँ, मैं कार्डियोपल्मोनरी रिसब्सिटेशन जो है ये सीपीआर टॉपिक मैं आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। अब हम इसको एमसीक्यूज करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं हम। Which of the following intervention can be provided for a trauma patient based on the secondary survey? पेशेंट को सेकेंडरी सर्वे में हम लोग को करना चाहिए। बताओ कौन सा सर्वे करना चाहिए? हमें वार्म ब्लैंकेट प्रोवाइड करना चाहिए। अच्छा, क्यों? पीआर यादव में कुछ चीजें ठीक से नहीं दी गई हैं, कुछ चीजें ठीक भी हैं। मैं इसलिए पीआर यादव को मानती हूँ क्योंकि काफी सारे एग्जाम्स में पीआर यादव की बुक को परफेक्टली माना गया है। इन्होंने अपना डिस्क्रिप्शन क्या दिया है क्वेश्चन से रिलेटेड, मैं वो समझाने की कोशिश करती हूँ। आपको समझाने की कोशिश नहीं करूंगी, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सब बच्चों को मेरे संग ध्यान से पढ़ना है। Emergency care the rapid and carefully assessment patient's respiratory, circulatory and neurological status called survey। ये है सर्वे की डेफिनेशन। सर्वे होता क्या है? जब इमरजेंसी केयर होती है, जब रैपिड और केयरफुल असेसमेंट करना पड़ता है किस चीज का? पेशेंट के रेस्पिरेशन का, सर्कुलेशन का और न्यूरोलॉजिकल स्टेटस का, उसको हम सर्वे कहते हैं। ठीक है, अब आगे प्राइमरी सर्वे क्या होता है और सेकेंडरी सर्वे क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेकेंडरी सर्वे के बारे में उसने पूछा था हमसे। प्राइमरी सर्वे पहले तो फोकस ऑन द पेशेंट सर्कुलेशन एंड कार्डिक रिदम, एयरवे एंड रेस्पिरेटरी एफर्ट्स ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबल करता है सर्कुलेशन पर, कार्डिक रिदम पर, न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी पर। याद है आप लोगों को एबीसी का पैटर्न? एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, ये तीनों चीजें हमेशा याद रखनी है सीपीआर के टॉपिक में। ठीक है, stabilize the patient and examine solely for the condition in the need prompt care। अच्छा, नीड प्रॉम्प्ट केयर करनी चाहिए, वार्म ब्लैंकेट देना चाहिए ताकि वो हाइपोथर्मिया से बचे रह सकें सर्वे में। अच्छा, सब पहले हमें ये बताओ हाइपोथर्मिया क्या होती है? आप लोगों को पता है हाइपोथर्मिया क्या होता है? एक होता है, एक सेकेंड ऊपर कर लेते हैं इसको हम। हाँ, हाइपोथर्मिया क्या होता है और हाइपरथर्मिया क्या होता है? हाइपरथर्मिया, ठीक है। अच्छा, हाइपोथर्मिया होता है यानी कि बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होना, यानी कि किसी भी पेशेंट को ठंड लगना। ठीक है? और हाइपोथर्मिया होता है बुखार, यानी कि टेम्परेचर का इंक्रीज होना। बुखार में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है, और हाइपोथर्मिया में टेम्परेचर गिरता है। जब टेम्परेचर गिर रहा है तो हम क्या प्रोवाइड करेंगे? ब्लैंकेट। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव ऑफ बीएलएस। बीएलएस का ऑब्जेक्ट क्या होता है? बीएलएस की मैंने आपको फुल फॉर्म बताई थी, यहाँ पे बता देती हूँ। बीएलएस का मतलब बताया था मैंने आपको, बेसिक लाइफ सपोर्ट। ठीक है, बीएलएस। अच्छा,
इंक्लूड करता है कैब, एबीसी, बीसीए या सी। देखो, बेसिक लाइफ सपोर्ट के लिए सीएबी कैब, सर्कुलेशन, एयरवे एंड ब्रेथिंग, ये भी जरूरी है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। देखो, यही है लिखा है, बीएलएस बेसिक लाइफ सपोर्ट और सीपीआर कार्डियो पल्मोनरी सक्सिटेशन रेस्क्यूज फॉलो एंड द सीएबी कंप्रेशन फार्मूला विद द यूनिट ऑफ हेल्पर है। जब हमें किसी की मदद करनी होती है तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं, सीएबी, यानी कि क्या होता है सीएबी, सर्कुलेशन, एयरवे और ब्रेथिंग। ये फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला है ए बी सी डी, ठीक है। ये फॉर्मूला है ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखो। एक सीएबी कैप फॉर्मूला हमेशा याद रखो। कैप फॉर्मूला बीएलएस में इंक्लूडेड होता है। ये बातें आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। सीक्वेंस बताओ बीएलएस का। बीएलएस का सीक्वेंस होता है सीएबी, अभी अभी पढ़ाया था मैंने, सीएबी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करेक्ट सीक्वेंस फॉर सीपीआर। अच्छा, सीपीआर का देखो, सीएबी बीएलएस का है और सीपीआर का क्या है, सीपीआर का क्या है, एबीसी, ए बी सी। तो सीपीआर का रिसक्सिटेशन का क्या रहेगा, एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, ठीक है। अच्छा, आप लोग, मैं आपको ये बता देती हूँ, जो एक्सप्लेनेशन इन्होंने दिया, प्रायोरिटी फॉर इनिशियल एक्सपेरिमेंट एंड मैनेजमेंट इन ऑल द पेशेंट मस्ट बी एबीसीडी। हाँ, जो मैंने अभी आपको बताया था, एबीसीडी का फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ। एबीसीडी का मतलब क्या होता है, फॉर एयरवे, ठीक है, बी फॉर ब्रीथिंग, सी फॉर सर्कुलेशन, डी फॉर, यहाँ लिख देती हूँ मैं आपके लिए, डी, डी फॉर डिसेबिलिटी। ओहो, एक सेकेंड, ठीक है, अभी एंड ए बी सी डी ई, ई फॉर एनवायरमेंट, ठीक है। ये रहा, यही बातें इसमें लिखी हुई है। प्रायोरिटी ऑफ इनिशियल एनईएलएस अप्रोच टू द सर्कल, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी, एक्सपोजर एनवायरमेंट एंड काइंड ऑफ कंडीशन। ये बातें याद रखनी होंगी कि एबीसीडी जो है वो सीपीआर में होगा। सी के बाद मैं यहाँ डी और ई भी लगा देती हूँ, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे। ये सारी चीजें जो होती हैं वो सीपीआर के अंतर्गत आती हैं। और बीएलएस में क्या आता है, कैप, बी, ओके, यहाँ लिख देते हैं, बी एल एस में आएगा सी ए बी, और सी पी आर में आएगा बी सी डी, ठीक है, याद रखना, ई भी लगा लो, सही रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 788। मेन कंपोनेंट ऑफ सीपीआर, सीपीआर का, अच्छा छोड़कर, एक्सेप्ट माने होता है छोड़कर, इसको जरूर ध्यान में रखो। देखो, सर्कुलेशन, ब्रेथिंग, एयरवे, ए बी सी, लेकिन क्या नहीं है, डाइजेशन, तो ये ही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ट्रीटिंग लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन फॉलोइंग स्टेप्स इज द लॉजिकल सीक्वेंस। अच्छा, लॉजिकल सीक्वेंस लगाने हैं इसमें, ठीक है। ये रहे आपके कोड दिए हुए हैं, इन्हीं के बेसिस पर आपको लगाना है। अच्छा, सबसे पहले क्या हम लोग करेंगे, सबसे पहला आदमी करेगा ब्रेथिंग को चेक करना। तो सबसे, ये तो हो गया नंबर वन। और दूसरे टाइम पर करेगा आदमी यूज ऑफ हेड टिल्ट, एयरवे एंड ऑब्स्ट्रक्टर। यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर टू, ये वाला है नंबर वन, ठीक है। उसके बाद में ब्लीडिंग को कंट्रोल करना होगा, तो नंबर थ्री, एंड देन ट्रीट शॉक। मेरे हिसाब से तो ये जाएगा 3 4 1 2, ओके, 3 4 1 2, आंसर इज सी, आंसर इज सी, ठीक है। अब मैं इसको आप समझा देती हूँ। फॉलो द सीक्वेंस ऑफ बीएलएस एंड द पेटेंसी ऑफ द एयरवे ओपन एंड सर्कुलेशन। अच्छा, सबको पता है, ब्लीडिंग को रोको, पहले सर्कु पेटेंसी चेक करो, एयरवे को करो, फिर क्या नाम है, एयरवे चेक करेंगे तो उसके बाद में तभी तो ट्रीट मेथड को यूज करेंगे, उसके बाद में ब्लीडिंग को कंट्रोल करो, जॉब को प्रिवेंट करो। व्हाट इज द एड्रेस फर्स्ट इन द केस ऑफ पॉलीट्रॉमा। पॉलीट्रॉमा का पहला केस क्या है, सबसे पहले हम लोग एयरवे चेक करते हैं, देन सबसे पहले एयरवे चेक कर दो। एयरवे क्यों कॉम्प्रोमाइज्ड, एयरवे, ब्रीथिंग विल बी। अच्छा, आप सबसे पहले बताओ, सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर, न्यूरोलॉजिकल। देखो, पॉलीट्रॉमा में क्या करते
एयरवे तो चेक करेंगे ना। ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगा तो फिर हम एयरवे चेक करेंगे। 40-year-old unconscious patient है is brought to the casualty following the road traffic crash. His blood pressure 80/60 कम है, लो हो गया। ठीक है। व्हाट विल वी डू फर्स्ट? अच्छा, पहला सबसे पहले तुम क्या करोगे? एक 40 साल का पेशेंट आया है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, बीपी उसका लो हो रखा है, तुम सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले तुम कुछ नहीं करना। सबसे पहले अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है तो सबसे पहले तुम क्या करोगे? उसके एयरवे को बचाओगे, प्रोटेक्ट। मेथड को थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो सीपीआर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो इजीली हो जाएंगे। आप करना बच्चों, द बेस्ट मेथड फॉर असेसिंग रेस्पिरेशन इन नॉन रेस्पॉन्सिव पर्सन। नॉन रेस्पॉन्सिव जो पर्सन है, यानी कि जो पर्सन अनकॉन्शियस है, उस पर्सन को आप देखेंगे तो आप क्या करेंगे? सबसे बड़ा रूल, लुक लिसन एंड फील। देखो, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया है कि हम जब कोई आदमी, मैंने पूरा आपको बताया था, जब हम किसी को देखेंगे तो हम कैसे पता करेंगे इसको नीड है? पहले करेंगे एल एल एफ, यानी कि उसको पहले देखो, फिर उसको सुनो, और फिर महसूस करो। क्या महसूस करना है? महसूस करना है उसके चेस्ट के कंप्रेशन को। देखो उसके फेस को। ठीक है। लिप के कलर को देखो, फेस को देखो। जैसे इन रेस्पॉन्सिव एसेस टू द एयरवे, लुक क्या क्या देखोगे? कलर, स्किन। लिसन क्या करोगे? एयरवे, वॉइस। और फील करोगे उसके एयर के मूवमेंट को। और मेनली एसेस ब्रेथिंग, ऑल्सो लुक, लिसन एंड फील। क्योंकि आप चेस्ट को देखोगे, महसूस करोगे और हाथ पे लगाओगे तो भी आपको ऐसे ऐसे जो है रेस्पिरेशन होता हुआ दिखाई देगा। अनरेस्पॉन्सिव चाइल्ड आया है जो कि छत, लेइंग ऑन द फ्लोर, यानी कि गिर गया है। यू शाउट फॉर हेल्प, आप चिल्ला रहे हो हेल्प के लिए। चेक शो द चाइल्ड इज नॉट ब्रेथिंग, आपने चेक किया तब आपने देखा कि जो बच्चा है वो सांस नहीं ले रहा है। इमीडिएट एक्शन क्या होगा? इमीडिएट एक्शन होगा, उसको आप चेस्ट का कंप्रेशन देंगे। क्यों? जबकि अगर वो ब्रेथ ही नहीं कर रहा है, उसको तुरंत ही हमें चेस्ट कंप्रेशन देना होगा। यही आंसर है, इसी को सही करना। ठीक है। केयरफुली, हाँ। देखो, मेन हमने क्या कहा ना, उसने केयरफुली चेक कर लिया है अनकॉन्शियस अलोंग द एब्सेंस ऑफ द पल्स 10 सेकेंड बिफोर द से पर्सन हु वेक टू द क्लियरली कैन बी अज्यूम टू हैव द पेटेंट एयरवे। अच्छा, द नर्स फाइंड द क्लाइंट इज अनरेस्पॉन्सिव ऑन द फ्लोर। अच्छा, उसने देखा कि एक क्लाइंट जो है वो गिर पड़ा है फ्लोर पर, बाथरूम पर। तो फिर क्या करेंगे? सबसे पहले कार्डियक पल्स उसकी चेक करेंगे। क्लाइंट अगर गिर गया तो उसका, क्लाइंट जो था उसने चेक कर लिया था उसका रेस्पिरेशन, तो वो उसका सिर्फ रेस्पिरेशन चेक किया गया था। तो वो जो था वो व्यक्ति सांस नहीं ले रहा था, इसलिए हमने सीपीआर परफॉर्म किया था। देखो, चाइल्ड इज नॉट ब्रीथिंग, ये देखो नॉट ब्रीथिंग लगा था, इसीलिए हमने डायरेक्ट उसको चेस्ट कंप्रेशन दिया। इसमें क्या है, उसमें वो सिर्फ लेटा हुआ है, उसने देखा नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे? कार्डियोइड आर्टरी को सबसे पहले जाके चेक करेंगे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When it is discovered the patient has no cardiac pulse or respiration, the nurse। अच्छा, जब हमने डिस्कवर किया एक पेशेंट को जिसकी कार्डियक पल्स नहीं है, रेस्पिरेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे? कंप्रेस लोअर स्टर्नम 15 टाइम। सीधे सीधे हम सीपीआर देंगे उसको। सीधे सीधे जब उसकी ब्रेथिंग नहीं आ रही है तो सीपीआर देंगे। सीपीआर 15 टाइम्स देंगे, कंप्रेस करेंगे लोअर स्टर्नम को। स्टर्नम तो समझते हो ना आप लोग? देखो, ये होती है स्टर्नम। स्टर्नम कहाँ होती है? ये मान लो, ये रहे हमारे लंग्स। ये रहे हमारे, ये रही स्टर्नम। स्टर्नम जानते हो ना तुम? बोन होती है स्टर्नम। ठीक है, स्टर्नम होती है बोन। ठीक है। स्ट्रिम कौन से पार्ट में? 15 टाइम लोअर स्टर्नम, यानी कि यहाँ पे इस पार्ट पर हमको कंप्रेस करना है कितनी बार? 15 बार। समझ गए? स्टर्नम समझ में आ गया? ये स्टर्नम है, ये हमारी लंग्स है, लंग्स के बीच में ही प्रेजेंट होती है एक बोन, उसका नाम स्टर्नम बोन होती है।
एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इन एन अनकॉन्शियस पेशेंट। सबसे कॉज बताना है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का जो कि अनकॉन्शियस पेशेंट को हो रहे हैं, वो हुआ जा रहा है। तो उसका आंसर है टंग फेलिंग बैक। टंग फेलिंग बैक एक मोस्ट कॉमन कॉज है जो कि अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का कारण बनता है अनकॉन्शियस क्लाइंट के अंदर। क्यों? क्योंकि उसका बंद रहेगा, बराबर से उसका मुंह बंद रहेगा तो जो उसकी टंग है वो फ्लिप करती है। फेलिंग बैक मतलब पीछे की तरफ। जैसे ये आप मान लो ये उसकी टंग है पेशेंट की, ये पेशेंट है, इसकी टंग है। जब पेशेंट एकदम ये रहा पेशेंट का माउथ, मान लो ये उसका माउथ है, ये उसकी टंग है, तो ये टंग जो है वो रिवर्ट बैक की ओर चली जाती है। जब पेशेंट बहुत समय के लिए अनकॉन्शियस है तो पेशेंट की जो टंग है वो रिवर्ट बैक हो जाएगी। जब बैक होने लगेगी तो ब्रीथिंग जो है वो आएगी कैसे अंदर। जब ब्रीथिंग नहीं आएगी तो वो बहुत बड़ा कारण बनेगा सीपीआर परफॉर्म कराने का, यानी कि रेस्पिरेशन रेट उसकी कम हो जाएगी, ब्रीथिंग साउंड उसका आएगा नहीं, तो फिर हमको सीपीआर परफॉर्म कराना ही पड़ेगा। अदर कॉज ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी ऑब्स्ट्रक्शन इज एडिमा। एडिमा हो सकता है, ओरोफेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रॉमा, फॉरेन बॉडी का इंफेक्शन हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? जब अनकॉन्शियस पेशेंट है उसके साथ कुछ भी हो सकता है। तो सबसे बड़ा कारण क्या रहता है अनकॉन्शियस पेशेंट के साथ में? टंग फेलिंग बैक। ऑब्स्ट्रक्शन फॉरेन बॉडी ये भी रहता है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो रीजन रहता है वो टंग फेलिंग बैक का ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलमिंच मैनुअल। अच्छा, इसके बारे में भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था हेलमिंच मैनुअल के बारे में। अच्छा, डिसलॉक्ड फॉरेन बॉडीज। अच्छा, कहाँ से कहाँ फंसती है फॉरेन बॉडी? नोज में फंसेगी, ईयर में फंसेगी, स्टमक में फंसेगी? नहीं, ट्रैकिया में फंसेगी। ट्रैकिया तो जानते होगे, ट्रैकिया क्या होता है? ट्रैकिया ऐसा ऐसा एक ट्यूबिंग होती है जहां से हम लोग सांस लेते हैं, जो कि बाद में लंग्स के द्वारा जुड़ी हुई होती है। आपको एनाटॉमी पढ़ाऊंगी ना, उसमें आएगा ट्रैकिया वगैरह सारा कुछ। लैरोफेरिंक्स, ईसोफेगस क्या होता है, टॉन्सिलाइटिस क्या होते हैं, टॉन्सिल्स क्या होते हैं, ये सारी बातें मैं आपको बताई। फेरेंस बताऊंगी, लैरिंक्स बताऊंगी, ये सब कुछ मैं आपको किसमें बताऊंगी? लंग्स जब पढ़ाएंगे ना, तब रेस्पिरेशन जब पढ़ाएंगे ना एनाटॉमी में, तब मैं बताऊंगी। तो इसका आंसर ट्रैकिया रहेगा। हाँ, तो ये सब कुछ लिखा हुआ है। आप परफॉर्म्ड यूजलेस कंप्लीट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन पेशेंट। ये क्या आ गया इसमें? अच्छा चलो छोड़ो, कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम? 799 कर रहे थे ना, 800 क्वेश्चन करते हैं, इसका कोई रूल नहीं। हेलमिट मैनुअल इन्वॉल्व द फॉलोइंग। हेलमिट मैनुअल कौन से में इन्वॉल्व होता है? क्या होता है हेलमिट मैनुअल में? क्या करते हो आप? आप क्या करोगे? आप एब्डोमिनल थ्रस्ट ही तो करोगे। आप उसमें पेट पे ही तो कंप्रेस कर रहे हो। पेट पे कंप्रेस कर रहे हो तभी तो आप बाहर निकालोगे फॉरेन पार्टिकल्स को। इसलिए एब्डोमिनल थ्रस्ट इज द राइट आंसर। अच्छा देखो, जिसको ये बातें समझ में नहीं आ रही वो प्रीवियस वीडियो देखे, जरूर से देखे। मैं बार बार बोल रही हूँ, प्रीवियस वीडियो सीपीआर की जरूर देखें, जरूर देखें, तभी आपको फायदा होगा। अच्छा, इन अ रेस्टोरेंट ए पर्सन सडनली कोलैप्स चोकिंग व्हाइल ईटिंग द फूड। अच्छा, आइडल मेथड टू क्लियर एयरवे इज द फॉलोइंग मेथड। अब बताओ सबसे सही मेथड कौन सा होगा? उसके गले में कुछ फंस गया है ना, तो बताओ क्या सही मेथड होगा? दैट्स व्हाई सबसे सही मेथड होगा हेलमेट मैनुअल। क्योंकि मैं जब ऊपर ही बता के आ रही हूँ कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर हो रहा है तो हमें क्या करना है? हमें करना है भी फॉरेन पार्टिकल जब हमारे माउथ के अंदर एंटर कर रहा है तो हमें क्या करना है? हेलमिंच मैनुअल। अच्छा, नर्स इज प्रोवाइडिंग अ लंच टू अ 68-year-old पेशेंट, ठीक है, विद हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक। स्ट्रोक की हिस्ट्री है, व्हिच हैज अफेक्टेड हिज swallowing रिफ्लेक्स। अच्छा, उसमें swallowing रिफ्लेक्स करने की ताकत है। एज अ पेशेंट बिगिन टू ईट। अच्छा, पेशेंट जो है वो खाना भी खा सकता है। ये सडनली खाते-खाते उसको चोकिंग हो गई है ऑन द पीस ऑफ द फूड। खाने का कोई टुकड़ा चला गया बट इट इज़ कफिंग लाउडली, पर वो बहुत तेज़-तेज़ कफ कर रहा है और बहुत तेज़-तेज़ फोर्सफुली निकालने की कोशिश कर रहा है। ऑब्जर्विंग दिस पेशेंट, व्हाट शुड नर्स डू? अब तुम ऑब्जर्व करो और देखो और बताओ क्या कर सकते हो? Perform the abdominal thrust maneuver immediately. अच्छा, lay the patient down and prepare for the perform the back flows and अच्छा, exit the room quickly to the summon for the additional help for the healthcare team. Stay with the patient, encouraging him to keep coughing and monitor him closely. अच्छा, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। देखो, एग्जिट द रूम वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती क्योंकि करना तो आपको पड़ेगा, एकदम से पेशेंट कर रहा है।
अब आपको बताना है कि कौन-सा सही आंसर हो सकता है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर पेशेंट कफ खुद से कर रहा है, ठीक है? उसके अंदर swallowing रिफ्लेक्स है, तो हम क्यों करेंगे जॉ थ्रस्ट मैनुअल? हमें करने की ज़रूरत ही नहीं। हम पेशेंट को ले डाउन करके उसके अंदर चेस्ट थ्रस्ट क्यों करेंगे? बैक फ्लो एंड चेस्ट थ्रस्ट क्यों करेंगे? हम चेस्ट पे क्यों दबाव डालेंगे? ये भी नहीं करेंगे। हम उसके साथ स्टे एंड पेशेंट एनकरेज हिम टू कपिंग। हमारा आंसर यहाँ जाएगा। क्यों हम पेशेंट को एनकरेज करेंगे और हम उसको मॉनिटर करेंगे ताकि वो अच्छे से मतलब अगर वो खाँस पा रहा है तो बिना हम प्रेशर लगाए, अगर हम प्रेशर लगाएँगे किसी चीज़ पे तो कोई ऑर्गन भी डैमेज हो सकता है, कहीं कोई दिक्कत भी आ सकती है इसलिए हम प्रेशर नहीं लगाएँगे, डायरेक्टली उसको कफ करने के लिए बोलेंगे। ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा 803 क्वेश्चन हम बाद में करेंगे क्योंकि ये शायद मेरे से कट गया है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए बाद में लेके आऊँगी। 804 क्वेश्चन देख सकते हैं। अच्छा, you come upon an unconscious victim with a pulse. He does not appear to be the breathing. You are unable to deliver the first word. What is the next step? क्वेश्चन को दोबारा मैं पढ़ के आपको अच्छे से समझाती हूँ। You come on the unconscious victim. ठीक है, आपको मिलता है एक अनकॉन्शियस पेशेंट, विक्टिम को पेशेंट बोल सकते हैं, विद ए पाल्पेबल पल्स। अच्छा, पाल्पेबल पल्स है उसकी, ही डज नॉट अपीयर टू ब्रीथिंग। भाई नहीं हो पा रहा, उससे सांस नहीं ढंग से ले पा रहा। यू आर अनेबल टू डिलीवर द फर्स्ट ब्रेथ। आप पहले नहीं हो पा रहे हैं। इट इज द नेक्स्ट स्टेप। तो आप दूसरा काम क्या करेंगे? हम रिपीटेडली हेड टिल्ट से लेफ्ट का मैनुअल करेंगे और दोबारा उससे सांस लेने की कोशिश करवाएंगे। क्यों सीपीआर हम नहीं देंगे? क्यों देंगे हम सीपीआर? अनकॉन्शियस है पर पाल्पेबल पल्स तो चल रही है ना उसकी। हाउ डज नॉट appear टू बी द ब्रीथिंग, यू आर अनेबल टू डिलीवर। तुम जब से पहले उसको कोशिश तो करो कि वो सांस ले। एब्डोमिनल थ्रस्ट क्यों करेंगे जब वो अनकॉन्शियस पेशेंट है? हेलमेंट मैनुअल और एब्डोमिनल थ्रस्ट की तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको सांस लगाने के लिए हेड टिल्ट चिन लिफ्ट का प्रयोग करेंगे ताकि उसकी पल्स जो है वो भी वापस आ जाए। जैसे कि देखो ये व्यक्ति कर रहा है, ये देखो। Adjective manual, Chaucer's manual are the two non-invasive manuals होते हैं which help to restore upper airway की patency को करने के लिए होता है when the tongue occult the glotitis mainly in unconscious patient के अंदर करा जाता है। ट्रिपल एयरवे मैनुअल क्या होता है, ये वाली बात है आप जान लो। ट्रिपल एयरवे मैनुअल का मतलब होता है जब हम हेड टिल्ट चिन लिफ्ट ये तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, जॉ थ्रस्ट। जॉ थ्रस्ट, ठीक है, हम ये भी कर रहे हैं। ये देखिए ये लिखा हुआ है जॉ थ्रस्ट और ओपन माउथ मैन्यूअर आर डन टुगेदर। अब तीन काम साथ में हो रहे हैं, ट्रिपल एयरवे मैन्यूअर कहते हैं। देखो ये इसके हाथों को देखोगे, ये देखिए इसके हाथों को फोर्स लगा रहे हैं ये, जो जो है अपना हेड को नीचे कराए हुए हैं और चिन को ऊपर कराए हुए हैं। जॉ को इसने ऊपर की तरफ यूं करके खींचा हुआ है और मुंह जो है इसका वो ओपन कराया हुआ है। तो तीन काम हो गए ना साथ में। ये होता है ट्रिपल एयरवे मैनुअल। अच्छा, एयरवे मैनुअल टू ओपन एयर भी रिकमेंडेड ट्रॉमा पेशेंट। ट्रॉमा पेशेंट के लिए एयरवे रिकमेंड कौन सा किया जाएगा? ट्रॉमा पेशेंट के लिए चिन लिफ्ट भी करो और जॉ थ्रस्ट भी करो। हेड टिल्ट करने की जरूरत नहीं है अगर उसके सर में लगी हुई हो तो। इस वजह से हम बी और सी पर जाएंगे। बेस्ट प्रोसीजर फॉर द मैनेजिंग अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इन एन इन्फेंट इज, बताओ बेस्ट प्रोसीजर बताओ फॉर मैनेज करने का अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इन्फेंट के अंदर। इन्फेंट के अंदर ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पिछली क्लास में। 5 बैक स्लैप और 5 चेस्ट थ्रस्ट देने होते हैं। देखो ये लिखा हुआ है, गिव कंटिन्यूअस 5 back flows given the shoulder followed by the 5 chest thrust comparing the chest to the third to the one half of the death and the chest until the object and disorganized lose alternate the become the unconscious। देखो किस तरीके से दिया जा रहा है, पहले उसको बैक की तरफ से लेटाल कर एंड देन उसको ऐसे करके बैक ब्लोज देते हैं ताकि जो फॉरेन पार्टिकल्स है वो निकल जाए। और उसको जो एयर वे के लिए भी हम यही वाला मैनुअल अपनाते हैं। ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, 809 पे आ जाते हैं। बैक प्रेशर आर्म लिफ्ट मेथड आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं हॉन्गर नेल्सन मेथड। अब मैं आपको ये समझाती हूँ हॉल्गर नेल्सन मेथड होता क्या है।
हॉलगर नेल्सन मेथड जो है वो एक आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने का एक तरीका है विच इज ऑपरेटेड नील्स, जो नील्स के द्वारा ऑपरेट किया गया था एट द हेड ऑफ द विक्टिम, कंप्रेस द चेस्ट मैनुअली बाय द प्रेशर ऑन द बैक एंड द पुल अप द एल्बो एंड एक्सपेंडिंग द लंग्स। अच्छा, अब मैं इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, सिंपल भाषा में मैं आपको समझाती हूँ कि इससे होता क्या है। ये जो है, ये प्रोसीजर क्या है, ये प्रोसीजर है क्या? ये प्रोसीजर में आप क्या करते हैं, जैसे पेशेंट है, कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है या कॉन्शियस, मतलब अनकॉन्शियस ही होगा, जाहिर सी बात है, हम ये अगर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे रहे हैं तो सबसे पहले उसको उल्टा लेटा लेते हैं, ये देखिए। उसके बाद जैसे ये पेशेंट है ना, जैसे ये मान लीजिए मैं आपको इसको, ये पेशेंट, ठीक है, ये पेशेंट का सर है, ये पेशेंट का सर मान लीजिए। ये दूसरा व्यक्ति है, उसके जो नी है ना, नी, ये देखिए, एक ये नी बना लिया मैंने, एक ये भी है। ये रहा पेशेंट का घुटना। मतलब ये आपका घुटना है, पेशेंट का नहीं है। पेशेंट का तो ये देखो, इसको हम नी कह सकते हैं, KNEE, एंड देन दिस इज द हेड ऑफ द पेशेंट, हेड है पेशेंट, ठीक है। यहाँ फंसा लेते हैं, उसके बाद यहाँ से आपका हाथ आएगा और ये इसके बैक पर पुश करेगा, ठीक है। यहाँ पर दबाव डालते हैं बैक की तरफ, और यहाँ जो है वो अपना घुटने को इसके मुंह के अंदर फंसा लेते हैं, जैसा कि यहाँ आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। ये देखिए, सेकंड एंड देन थर्ड, और ये देखो यहाँ से डालेगा ये दबाव और ये इसमें फंस गया है। ये होता है हॉलगर नेल्सन का मेथड आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने। समझ गए? पेशेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर अ पेशेंट विद अ हिस्ट्री ऑफ रोड ट्रैफिक, अच्छा हो गया उसको, तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये बताएं। ट्रैकियल इंटुबेशन ऑफ कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ट्रैकियल इंटुबेशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करोगे सबसे पहले, अरे भैया क्यों करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सबसे पहले तो ये काटो। पेशेंट शुड इमीडिएटली बी पुट इन द लेटरल पोजीशन, लेटरल पोजीशन में क्यों दे रहे भैया एकदम से, उसने ये तो बताया नहीं है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट तो हुआ है बट उसने बीमारी तो बताई नहीं है, ठीक है। सर्वाइकल स्पाइन इंजरी टू बी सस्पेक्टेड, सर्वाइकल स्पाइन इंजरी हो सकती है उसको, या ट्रैकियल इंटुबेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ट्रैकियल इंटुबेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। वही क्यों भैया, ट्रैकियल इंटुबेशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्यों होगा? सर्वाइकल स्पाइन इंजरी इज टू बी सस्पेक्टेड हो सकता है। क्यों हो सकता है? सर्वाइकल स्पाइन मस्ट ऑलवेज बी प्रोटेक्ट टू द पेशेंट विद सस्पेक्टेड नोन एज सर्वाइकल स्पाइन इंजरी बिफोर परफॉर्मिंग एनी एयरवे और मैनुअल, कुछ भी करो लेकिन सर्वाइकल स्पाइन इंजरी हमको देखनी पड़ेगी। जब हम एम्बूस, अच्छा, एम्बू बैग को मैं आपको शायद पिछली वीडियो में बताना भी भूल गई थी, और वैसे सीपीआर में जरूरत तो खैर पड़ती है एम्बू बैग की। अब मैं आपको बताती हूँ एम्बू बैग होता क्या है। ए एम, ओ सॉरी, ए एम, इसको इरेज कर देती हूँ मैं। इरेजर है मेरे पास, हाँ है, बट मेरे पास छोटी इरेजर है, एक छोटी। अरे, मैं रिमूव कर देती हूँ, एक सेकंड बस, मेरा एक सेकंड वेट करना। अब मैं आपको एम्बू बैग बताती हूँ, AMBU। एम्बू बैग कुछ इस तरीके का एक बैग होता है, इसके अंदर एक नोजल होता है, जो कि जैसे ये पेशेंट के माउथ के अंदर ये नोजल लगा हुआ होता है, ठीक है। इसको जो है वो हमें प्रेशर देना पड़ता है, तो जैसे हम दबाव देंगे ना, इसका जो ऑक्सीजन होगा वो पेशेंट के माउथ के अंदर जाएगा, उसको हम लोग एम्बू बैग कहते हैं। एम्बू बैग की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल मैनुअली ब्रीथिंग यूनिट। मैं आपको इसकी इमेज डाल दूंगी, ठीक है, वहां आप देख लेना। मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी सारी चीजें, और व्हाट्सएप चैनल भी है मेरा, उसमें भी आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। अच्छा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ द एम्बू बैग, केवल इसको छोड़कर, क्या आंसर रहेगा इसका, ऑक्सीजन ट्यूबिंग को छोड़ करके। एयर देखो कैसे कैसे, अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ, बाद में मैं आपको एम्बू बैग पे एक अलग दिखा दूंगी क्या है क्या नहीं सीन, बट अभी फिलहाल मैं आपको ये समझाती हूँ। एम्बू बैग एक तरीके का आप बैलून समझ लीजिए, और जो बैलून का जो अंतिम छोर होता है जहाँ से हम लोग हवा भरते हैं ना, वहां, वहीं पे जहां से हम हवा भर रहे हैं, वो हवा भरने वाला जो छेद है उसको हम मुंह में लगा लें। अभी आप इस तरीके से समझिएगा, बट ऐसा होता नहीं है। वो एक टेम्परे उसके अकॉर्डिंग, उस एक प्रेशर के अकॉर्डिंग मान दिया जाता है, उसके हिसाब से काम होता है। ये तो मैं एक बेसिक आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। उसको आप लगाते हैं और प्रेस करते हैं स्लोली,
थोड़ी आप जितना उसको आप प्रेस करेंगे, उतना ही आपके मुँह के अंदर एयर जाएगी और लंग्स तक पहुँचेगी। यही एम्बू बैग का काम होता है। अब एम्बू बैग में एयर इनलेट तो आप कर ही रहे हैं, दे रहे हैं ना, दबाव दे रहे हैं, आप ऑक्सीजन पहुँचा रहे हैं, हवा पहुँचा रहे हैं, ऑक्सीजन इनलेट भी कर रहे हैं और पॉप ऑफ वैल्यू, मैंने आपसे कहा था दबाना है उसको, तो पॉप ऑफ वैल्यू भी कर रहे हैं, ऑक्सीजन की कोई ट्यूबिंग नहीं है उसके अंदर, तो इसीलिए ऑक्सीजन ट्यूबिंग इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, ड्यूरिंग सीपीआर द करेक्ट हैंड प्लेसमेंट, अच्छा, ये तो देखो, जो बच्चे पढ़े हैं उनको बहुत अच्छे से मालूम है इसका आंसर। उसका आंसर है ये, लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम, और ऊपर भी इसका क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगी, ये बच्चों को प्रीवियस क्लास में भी देखनी पड़ेगी सीपीआर की। ठीक है, हाउ चेस्ट कंप्रेशन इज गिवन इन न्यूबॉर्न, अच्छा ये भी मैंने बताया था कि चीज, न्यूबॉर्न को चेस्ट कंप्रेशन कैसे देते हैं। न्यूबॉर्न को चेस्ट कंप्रेशन या तो थंब से दिया जाता है या फिंगर से दिया जाता है, दो थंब या दो फिंगर से दिया जाता है। अब ये दोनों तो एमसी, ये क्वेश्चन कट गए, देखो एलिमिनेशन मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, समझे बात को, एलिमिनेट करोगे तो तुम सवालों को कर जाओ, अगर एलिमिनेट नहीं करोगे तो दिक्कत पैदा होने लगेगी। दो तो कट गए यहाँ, दो थंब ऑफ द लोअर थर्ड स्टर्नम या दो थंब ऑफ मिडिल थर्ड स्टर्नम, बस यहीं पे आंसर ए करेक्ट हो गया और डी रॉन्ग हो गया, क्योंकि अभी मैंने आपको पढ़ाया था, ऊपर भी पढ़ाया था, बहुत सारी जगह मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ, लोअर स्टर्नम के अंदर ही कंप्रेस किया जाता है। When performing the external chest compression on an adult during CPR, rescuer should depress the sternum. बताओ क्या होगा इसका आंसर। सीपीआर पे परफॉर्म कर रहे हैं तो कितना इंच जो है वो अंदर जाना चाहिए, 2 से 2.5 इंचेस, क्योंकि एडल्ट का पूछा है। ठीक है, अगर इन्फेंट का पूछते तो क्या होता, कमेंट में बताना आप लोग मुझे, इन्फेंट का पूछते क्या होता, और नो चीटिंग, चलो चलो। While performing the CPR on 5th-year-old, the nurse palpate of the pulse. Which of the following site is the best for the checking pulse? अच्छा, CPR का पूछा है, 5 साल का बच्चा है, उसका पल्स बता दो कहाँ से चेक करी जाएगी, कहाँ से चेक करी जाएगी, फीमोरल से चेक करी जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा चलो, सब बच्चे मेरे को कमेंट में बताएंगे कि एडल्ट की पल्स कैसे किससे चेक करते हैं, इन्फेंट की किससे चेक करते हैं, चाइल्ड की किससे चेक करते हैं, ठीक है, और कोई चीटिंग नहीं करेगा, मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था सबको। मोस्ट एप्रोप्रिएट लोकेशन ऑफ द एसेस ऑफ द पल्स ऑफ द इन्फेंट, लो इन्फेंट की बात आ गई, इन्फेंट की चेक करते हैं ब्रेकियल से, लो मैंने यहाँ भी बता दिया, कमेंट में भी आप लोग बताना। और पालपिट द इफेक्टिव सीपीआर, अच्छा सीपीआर बताओ बताओ, टाइट्रेट करेंगे ना। अच्छा, एट व्हाट रेट चेस्ट विल बी कंप्रेस्ड, अच्छा इसका आंसर सही से बताओ। विल बी वेंटिलेशन इन द पेशेंट, देखो इसमें एडल्ट के बारे में ही पूछा गया है तो 30:2 हो जाएगा। रेट ऑफ द कंप्रेशन वेंटिलेशन C/V रेशियो, और देखो न्यूनेटर और न्यूबॉर्न और न्यूनेटल का 3:1 होता है। देखो ये तो सब याद करने वाली चीजें हो, मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को पढ़ाई हुई है, तो इसके बारे में मैं क्या जानकारी दूंगी आपको। फिर भी neonatal resuscitation guideline recommended 3:1 C/V. Cardiac compression should be delivered at the rate of 90 by minute. Synchronized ventilator rate 30:. अच्छा देखो ये सब आपके मतलब का है नहीं ज्यादा, लेकिन इतना मतलब का है, neonatal resuscitation 3:1 रहता है। अच्छा, when performing the CPR, what should be the chest compression rate per minute in adult? देखो 120 by 100/120 रहता है, चाहे एडल्ट हो चाहे इन्फेंट हो, ये भी मैंने पूरी बात आपको बताई थी। एन इंडिविजुअल हु इज अनेबल टू ब्रेथ नीड द सपोर्ट, सपोर्ट की किसको जरूरत, जब कोई आदमी सांस नहीं ले पाता उसको सपोर्ट की किसकी जरूरत होती है, हमें वेंटिलेटर देना पड़ता है उसको। क्रिटिकल केयर ऑफ नर्स कंट्रोल द मैकेनिकल वेंटिलेटर, देखो ये सारे क्वेश्चन आ गए हैं अब वेंटिलेटर्स के। देखो और वो भी मैकेनिकल वेंटिलेटर, मैकेनिकल वेंटिलेटर्स का पे टाइडल वॉल्यूम का मेन मान क्या रहता है, 5 to 15 mg पर रियल होता है। आईपीबीबी का स्टैंड क्या होता है, इंटरमीडिएट पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग होता है। अच्छा ठीक है, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ये मैकेनिकल वेंटिलेटर्स जो हैं, यानी कि ये जो वेंटिलेटर टॉपिक है, वेंटिलेटर, ठीक है, टॉपिक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, इसके एमसीक्यू सीपीआर के अंदर इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि ब्रेथिंग से रिलेटेड बातें हैं इसके अंदर, और ब्रेथ कैसे दिया जाता है, वेंटिलेटर सेटिंग्स बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, और मुश्किल भी वही होती है वेंटिलेटर सेटिंग्स। आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ इसके एमसीक्यूज नहीं करते हैं, हम इसके एमसीक्यूज जो मैं वेंटिलेटर आपको पढ़ा दूंगी पूरा, क्योंकि वेंटिलेटर बहुत बड़ा है, अपने आप में अच्छा टॉपिक है वेंटिलेटर, तो आप इसके एमसीक्यूज यहाँ मत समझिए ना सीखिए, ये मैंने डाल दिए हैं क्योंकि सीपीआर के अंतर्गत आते हैं, इसलिए मैंने इस पीडीएफ के अंदर डाल दिए हैं।
अदरवाइज़ आपको नीड नहीं है इनकी। देखिए, मैं आपको आपको दिखा देती हूँ, जो भी क्वेश्चन है इंटरमीडिएट पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग कॉन्ट्राइंडिकेशन किसमें रहता है? अब आपको ट्रैकोइसोफेगल फिस्टुला ही नहीं पता होगा, तो आप कैसे इस एमसीक्यू को कर पाएँगे? इस एमसीक्यू को आप नहीं कर पाएँगे। इसोफेगल फिस्टुला जो है वो आपको रेस्पिरेशन के पार्ट रेस्पिरेशन में मिलेगा, रेस्पिरेशन में कहाँ मिलेगा? एमएसएन पढ़ेंगे तब मिलेगा आपको, ठीक है? देखिए, आप इसमें दिमाग ना मारें, मैं बाद में जब आपको अच्छे से पढ़ाऊँगी तो वहीं ये क्वेश्चन को डाल दूँगी। तब आप आराम से जानकारी और जवाब दोनों देखें। पॉज़िटिव प्रेशर देखो, वेंटिलेशन का पॉज़िटिव प्रेशर क्या होता है, ये सब आप कैसे बता पाएँगे? नहीं बता सकते। देखो, एंडोट्रैकियल ट्यूब, आपको एंडोट्रैकियल ट्यूब के बारे में मैंने नहीं पढ़ा है। ड्यूरिंग द ब्रीथिंग ऑफ सीपीआर विक्टिम, हाँ, देखो मैं इसका क्वेश्चन करा सकती हूँ सीपीआर का। ड्यूरिंग रेस्क्यू द ब्रीथिंग इन सीपीआर द विक्टिम विल एक्सहेल बाय, एक्सहेल किसके द्वारा कर रहा है? नॉर्मल रिलैक्सेशन ऑफ द चेस्ट कंप्रेशन, ठीक है? Exhalation is always a passive process in hormonal breathing, ventilator CPR, which is occurred due to the relaxation of respiration muscle. इसमें क्या है, जब रेस्पिरेशन कम हो जाएगा तभी हम रेस्पिरेशन करेंगे। What should the rescuer automated external defibrillator deliver shock while during BLS or ACLS? Immediate restart is CPR and begin with chest compression. सही बात है। अच्छा, मैं आपको समझा देती हूँ, उससे समझाते हैं। आफ्टर डिलीवरिंग द शॉक ऑन द एईडी, इफ अ पर्सन इज स्टिल अनरिस्पॉन्सिबल, अच्छा एईडी करने के बाद भी अगर पर्सन अनरिस्पॉन्सिव है, ब्रेथ नहीं कर रहा, तो हमको तुरंत क्या देना है? सीपीआर देना है। तो कैसे साइकिल में देना है? 30 कंप्रेशन कर रहे हैं, 2 ब्रेथ कर रहे हैं, जबकि वो जब तक वो जग ना जाए तब तक हमें ये प्रोसेस बार बार दोहराने हैं। क्या दिक्कत है इसमें? कुछ भी। वेंटिलेटर यूज्ड इन पेशेंट completely unable to take the natural respiration, सीएमवी। देखो, जब वेंटिलेशन पढ़ाएँगे तभी ये वाली बातें आपको समझ। देखो, मैकेनिकल वेंटिलेशन है, मोड ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन, हाउ ऑफन केयर ऑफ वेंटिलेटर पेशेंट। हाँ, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ कि वेंटिलेटेड पेशेंट जो होता है उनकी ओरल केयर कितनी देर में करनी होती है। चलो, मैं वेंटिलेशन कराऊंगी तब बता दूंगी, लेकिन मैं अभी के लिए थोड़ा बहुत बता देती हूँ। वैसे इसका आंसर 4 to 6 है, बट कुछ बुक्स में इसका आंसर जो है वो 2 से 4 घंटे में, समझे? कुछ बुक्स के अंतर्गत, कुछ एग्जाम्स में भी 2 to 4 माना है, बट पीआर यादव इसको 4 to 6 मानती है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। ये भी मैकेनिकल वेंटिलेशन का क्वेश्चन है। एड्रेनालिन, कार्डियोपल्मोनरी रिसससिटेशन इन एडल्ट। अच्छा, एड्रेनालिन के बारे में अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे ज़्यादा बेस्ट रूट कहाँ से होता है एड्रेनालिन देने का? जब कार्डियोपल्मोनरी रिसससिटेशन दे रहे हैं हम एडल्ट को, तो सबसे सेंट्रल वेन, यानी कि सेंट्रल वेन से दिया जाता है। सीवीपी लाइन आप लोगों ने सुनी होगी, वहां से दिया जाता है एड्रेनालिन। व्हेन द कैरिंग ऑफ द पेशेंट हु इज द मैकेनिकल वेंटिलेटर का क्वेश्चन है ये भी। Sign of restore the ventilation and circulation after CPR include the following except। ये वाला क्वेश्चन करा देती हूँ, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, 840 क्वेश्चन है नंबर। Sign of restored ventilation and circulation as CPR include all of the following: improve color, return stronger pulse, increase body temperature, return of systematic blood pressure। तो एक्सेप्ट का क्वेश्चन है तो हमें करना है, अगर जब हमें कब तक सीपीआर और वेंटिलेशन पर आदमी को रखना है? जब तक उसका कलर, यानी कि अगर बॉडी का कलर, क्या पता साइनोसिस हो गया हो पेशेंट को। एक सेकेंड, डू नॉट शो दिस मैसेज। ओके, एक सेकेंड, रुको बच्चों, रुको रुको रुको। क्यों परेशान कर रहा है हमें? लास्ट रह गया है हमारा, ठीक है। इम्प्रूव कलर, अगर कलर सही है। अगर किसी पेशेंट को साइनोसिस हो गया हो तो, साइनोसिस, अगर साइनोसिस का मतलब आप लोगों को पता है ब्लूइश कलर ना हो गया हो, अगर ब्लूइश कलर है और उसका खत्म हो रहा है तो इम्प्रूव कलर ठीक है। रिटर्न द स्ट्रॉन्गर पल्स, अच्छा लो पल्स जो है वो वापस आ गई तो कितनी अच्छी बात है। रिटर्न ऑफ सिस्टमेटिक लो ब्लड प्रेशर उसका 120/80 हो गया, तो वो कितना अच्छा रहेगा उसके लिए। देखो मेरा 2 कैसा जा रहा है। कभी कभी ये पेन भी ठीक से काम नहीं करता है। हाँ, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया है तो फिर गलत बात है ना, तो हमें कैंसिल करना होगा। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये रहे पूरे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करा दिए हैं, केवल वेंटिलेशन का पार्ट रह गया है। बाकी सारे क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं, जितने भी सीपीआर से रिलेटेड क्वेश्चन थे।
ठीक है, ये दिखा देती हूँ मैं आपको सारे क्वेश्चंस, और सारा कुछ मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगी, पूरी पीडीएफ भेज दूंगी मैं आप लोगों को। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो के अंतर्गत सारी बातें सीपीआर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज थे उनको सॉल्व करा दिया गया है। केवल और केवल मैकेनिकल वेंटिलेटर के बारे में रह गया है। मैकेनिकल वेंटिलेटर, एम्बो बैग और बाकी जो क्वेश्चंस छूट गए हैं उन क्वेश्चंस को हम बाद में करेंगे। मैकेनिकल वेंटिलेटर को मैंने इसलिए इसमें आपको नहीं करवाया क्योंकि मैकेनिकल वेंटिलेटर मैंने आपको सीपीआर में नहीं पढ़ाया था। जब मैकेनिकल वेंटिलेटर अपने आप में, वेंटिलेटर जो है काफी बड़ा एक टॉपिक है, पूरा का पूरा उसमें वेंटिलेटर्स के बारे में पढ़ाना पड़ता है। वो वीडियो हम बाद में बनाएंगे। सीपीआर से रिलेटेड जितने भी सवाल पूछे गए हैं आप तक 2026 तक, वो सवाल मैंने आपको इस वीडियो में करा दिए हैं। जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो बच्चे प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और व्हाट्सएप चैनल पे हम 1-to-1 कॉन्वर्सेशन करते हैं ताकि आपको जो भी हेल्पफुल मटेरियल हम प्रोवाइड कर सके वो हम आपको प्रोवाइड करें, या आप हमसे जो भी सवाल पूछना चाहें वो आराम से आप हमसे पूछ सकते हैं। अदर बातें ये है कि जो बच्चे हमसे प्यार करते हैं वो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके देख लीजिए, चैनल को लाइक कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही। बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पर अगली क्लास में बात करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।